परछाई एपिसोड 125। अब आगे। युवराज यशवंत को देखते हुए कहता है, डैड, एक रात क्या? यशवंत आंखों में खौफ लिए कहते हैं, फिर एक रात वो आ गई। यशवंत का चेहरा देखकर युवराज समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। युवराज का चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो जाता है और वो यशवंत से कहता है, फिर आगे क्या हुआ? यशवंत उस रात को याद करते हुए कहते हैं, रात का वक्त था। यशवंत और सावित्री डिनर करने के बाद अपने रूम में जाकर युवराज के साथ खेल रहे थे। युवराज तब सिर्फ 6 महीने का था। युवराज बेड पर लेटा था और यशवंत और सावित्री उसके पास बैठे थे। युवराज अपने मॉम डैड को देखकर स्माइल कर रहा था। स्माइल करते हुए युवराज की आंखों की पुतलियां एक पल के लिए लाल होकर फिर से काली हो जाती है। ये देखकर यशवंत के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है, लेकिन सावित्री अभी भी युवराज को बड़े प्यार से देख रही थी। यशवंत अब हैरानी से सावित्री को देखने लगते हैं। ये देखकर सावित्री यशवंत के मन में आ रहे सवालों को समझ जाती है। वो यशवंत से कहती है, मुझे लगता है कि अब आपका सब कुछ जानने का वक्त आ गया है। सावित्री की बात सुनकर यशवंत सावित्री को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। सावित्री आगे कहती है, यशवंत, मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, मुझ में कुछ शक्तियाँ हैं और वही शक्तियाँ हमारे युवराज में भी है। मैं यहाँ किसी खास मकसद से आई थी और वो मकसद हमारा युवराज पूरा करेगा। यशवंत क्यूरियस होकर कहते हैं, कैसा मकसद? और हमारा युवराज, लेकिन क्यों? सावित्री यशवंत के सवाल का जवाब देने ही वाली होती है, तभी उन्हें एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर यशवंत और सावित्री दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन युवराज अभी भी बेड पर लेटे हुए खेल रहा था। सावित्री घबराते हुए कहती है, वो आवाज़? यशवंत कहते हैं, ये तो दरवाजे के टूटने की आवाज़ है। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर जाने लगते हैं, तभी सावित्री उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहती है, रुकिए। यशवंत कहते हैं, क्या हुआ सावित्री? मुझे बाहर जाकर देखने दो कि वहाँ हो क्या रहा है। सावित्री घबराते हुए यशवंत से कहती है, वो युवराज के लिए आए हैं। हमारे बच्चे की जान खतरे में है, आपको इसे लेकर यहाँ से जाना होगा, मैं तब तक उसे रोक कर रखती हूँ। सावित्री की बात सुनकर यशवंत घबरा जाते हैं। वो सावित्री को मना करते हुए कहते हैं, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो और जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम दोनों को हाथ भी नहीं लगा सकता। सावित्री यशवंत को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप उसे नहीं रोक पाएंगे। सावित्री इतना ही कह पाती है, तभी उसके बेडरूम का दरवाज़ा बुरी तरह से टूट जाता है। दरवाज़ा टूटते ही यशवंत सावित्री के सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। दरवाज़ा टूटते ही बाहर से काला धुआं अंदर आने लगता है और उनके साथ साथ काले कपड़ों में वो तांत्रिक अंदर आने लगती है। उसका चेहरा बहुत डरावना था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसे देखते ही यशवंत घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सावित्री के सामने से नहीं हटते। उसे देखकर सावित्री के चेहरे पर डर और गुस्सा एक साथ दिखाई देने लगता है। वो तांत्रिक आते ही अपना हाथ यशवंत की तरफ बढ़ाती है। उसके ऐसा करते ही यशवंत अपनी जगह से हटकर दीवार से टकरा जाते हैं। इससे यशवंत को बहुत चोट लगती है और वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद वो तांत्रिक फिर से यशवंत की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी सावित्री उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। सावित्री को देखकर वो तांत्रिक अपना हाथ पीछे करते हुए अपनी भयानक आवाज में कहती है, मुझे वो बच्चा चाहिए। सावित्री गुस्से में उस तांत्रिक को घूरते हुए कहती है, उसके लिए तुझको मुझे मारना होगा। ये कहते हुए सावित्री की आंखों की पुतलियां लाल हो जाती है। यशवंत ये सब देखकर बहुत हैरान और डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। इन सब से अनजान युवराज अभी भी बेड पर लेटा खेल रहा था। सावित्री की बात सुनकर वो तांत्रिक गुस्से में कहती है, मुझे लगा था कि ये काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह तू फिर से मेरे रास्ते में आ रही है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो तांत्रिक अपनी आंखें बंद कर लेती है और अगले ही पल उसके सामने पीली रोशनी का एक बड़ा सा गोला आ जाता है। वो तांत्रिक उसी गोले से सामने खड़ी सावित्री पर हमला कर देती है, लेकिन वो पीली रोशनी सावित्री तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। ये देखकर उस तांत्रिक का गुस्सा बढ़ने लगता है। इसके बाद सावित्री अपना हाथ उस तांत्रिक की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन अभी भी सावित्री उस तांत्रिक से कुछ फीट दूर खड़ी थी। सावित्री के ऐसा करते ही वो तांत्रिक अपना गला पकड़ लेती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका गला दबा रही हो, जिससे उसका दम घुट रहा था। कुछ ही देर में वो तांत्रिक असहाय होकर दीवार से सट जाती है।
यशवंत ये सब बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उनकी इस वक्त सावित्री के करीब जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी वो तांत्रिक अपनी कमर से एक कतार निकालती है और उसे हवा में उछाल देती है। उसके ऐसा करते ही वो कतार युवराज के गले के नज़दीक जाकर हवा में ही रुक जाती है। अब उस कतार की नोक युवराज के गले पर टिकी थी। ये देखकर सावित्री डर जाती है और अपना हाथ नीचे कर लेती है। यशवंत भी ये देखकर घबरा जाते हैं। वो दोनों जैसे ही युवराज की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, वो तांत्रिक गुस्से से गुर्राते हुए कहती है, अगर तुम लोगों ने उसकी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो वो कतार उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देगी। उस तांत्रिक की बात सुनकर सावित्री और यशवंत दोनों ही अपनी जगह पर रुक जाते हैं और नम आंखों से युवराज को देखने लगते हैं। अगले ही पल उस तांत्रिक के शरीर से काला धुआं तेजी से सावित्री की तरफ बढ़ते हुए उसे छू लेता है। ऐसा होते ही सावित्री दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाती है और छटपटाने लगती है। ये देखकर यशवंत उस तांत्रिक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो तांत्रिक उन्हें भी दीवार से सटा देती है। अब यशवंत दीवार से चिपक चुके थे और बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। इधर सावित्री दर्द से चीखते हुए जमीन पर पड़ी थी। धीरे धीरे उसके शरीर से खून बहने लगा था। ये नज़ारा देखकर उस तांत्रिक के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो युवराज की तरफ बढ़ने लगती है। वो तांत्रिक युवराज के पास जाकर बेड पर बैठ जाती है और उसे एक डेविल स्माइल के साथ देखने लगती है। सावित्री और यशवंत उस तांत्रिक को युवराज के पास देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो चाहकर भी युवराज को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और उसके बाद युवराज के गले पर रखी कतार को अपने हाथ में लेकर उससे युवराज को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा लेती है। लेकिन जैसे ही वो कतार युवराज के शरीर के पास पहुंचता है, वो तांत्रिक पूरे फोर्स से पीछे की तरफ जाकर गिर जाती है। ये देखकर सावित्री थोड़ी शांत होती है। वो तांत्रिक गुस्से में अपनी जगह से उठती है और फिर से युवराज को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और वो युवराज को मार नहीं पाती। ये देखकर वो तांत्रिक यशवंत की तरफ देखती है, जो इस वक्त दीवार से सिमटा हुआ था। वो तांत्रिक यशवंत के पास जाकर उससे कहती है, मैं फिर से वापस आऊंगी। ये कहते हुए वो दरवाजे से बाहर चली जाती है। सावित्री भी जमीन से घसीटते हुए अपने आप उस तांत्रिक के पीछे पीछे जाने लगती है। यशवंत ये सब बस देखकर जोर जोर से चीखते हुए रोने लगते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। ये बताते हुए यशवंत प्रेजेंट में आ जाते हैं। यशवंत की आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन युवराज अभी गुस्से में था। वो अपने डैड के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, डैड, फिर वो वापस कब आए? यशवंत आगे कहते हैं, उसके अगले दिन मैंने सावित्री को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर अगली रात वो हमारे पास आई और उसने मुझसे कहा कि मैं उसे सावित्री की पहचान देकर अपने साथ रखूं, जिससे वो हर वक्त तुम्हारे साथ रह सके। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो सावित्री को मार देगी। इसके बाद उसने मुझसे हर वो काम कराया जो मैं नहीं करना चाहता था। इसी वजह से मैं उस रात तुम्हें उस विशिंग वेल के पास लेकर गया था और उसने तुम्हारा इस्तेमाल करके उस साय को आज़ाद कर दिया। युवराज कहता है, डैड, ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यशवंत कहते हैं, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगा तो वो सावित्री को मार देगी। युवराज आगे कहता है, क्या मॉम जिंदा है? यशवंत कहते हैं, मुझे नहीं पता। युवराज कुछ सोचते हुए कहता है, क्या मॉम ने कभी आपको ये बताया था कि उनका मकसद क्या था? यशवंत में सर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, मैंने उससे कभी कोई सवाल नहीं किया और आज मुझे इस बात के लिए बहुत अफसोस है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम्हारी मॉम कौन है और वो कहाँ से आई थी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारी मॉम की वजह से हैं और तुम उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। सारी बातें सुनकर युवराज यशवंत को उठाकर उन्हें उनके कमरे में ले आता है और उनसे आराम करने को कहकर वहां से चला जाता है। युवराज इस वक्त बिल्कुल अकेले रहना चाहता था, लेकिन चाहकर भी वो सुहानी को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। इसलिए वो कुछ देर के लिए टेरेस पर चला जाता है और वहां से शिमला के घने जंगल को देखने लगता है। युवराज का मन इस वक्त जहां ये सोचकर बेचैन था कि शायद उसकी मॉम उस तांत्रिक के कब्जे में है, तो वही ये सोचकर शांत भी था कि वो उस तांत्रिक का बच्चा नहीं है। पिछले कुछ दिन युवराज के लिए बहुत भारी थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि कहीं वो उस खूंखार तांत्रिक का बेटा तो नहीं है जो इतने सारे लोगों की मौत की जिम्मेदार है। युवराज ने अब ये सोच लिया था कि अब वो अपनी मां को ढूंढेगा और उन्हें उस तांत्रिक के कैद से आज़ाद करेगा, लेकिन अब तक वो ये तक नहीं जानता था कि सच में उसकी मां जिंदा है भी या नहीं।
कुछ देर छत पर रहने के बाद युवराज नीचे आ जाता है। युवराज जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका रूम अंदर से लॉक है। ये देखकर युवराज रूम नॉक करते हुए कहता है, सुहानी, क्या तुम अंदर हो? युवराज के नॉक करने के कुछ ही देर बाद उसके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है और सुहानी दरवाजे से अपना सर बाहर निकालकर दबी हुई आवाज़ में कहती है, युवराज सर, आप कहाँ थे? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। युवराज सुहानी को इस तरह से बिहेव करते देख थोड़ा चौंक जाता है। वो सुहानी से कहता है, तुम यहाँ इस तरह से क्या कर रही हो और तुमने दरवाज़ा पूरा क्यों नहीं खोला है? सुहानी कहती है, बताती हूँ, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। सुहानी की बात सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो जाती है। वो सुहानी पर शक करते हुए कहता है, मैं अपनी आंखें क्यों बंद करूँ? सुहानी युवराज को डांटते हुए कहती है, युवराज सर, आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से अपनी आंखें बंद कीजिए। युवराज सुहानी को घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। युवराज को अपनी बात न मानते देख सुहानी कमरे का दरवाज़ा पूरा खोले बिना बाहर आती है और युवराज की आंखों में अपना हाथ रखकर कहती है, अब चलिए। इस बार युवराज सुहानी से कुछ नहीं कहता। हालांकि उसका मूड आज बहुत खराब था, लेकिन उसकी वजह से वो सुहानी को बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता था। सुहानी युवराज की आंखें बंद करके उसे कमरे के अंदर ले जाती है। कमरे के अंदर आकर सुहानी युवराज की आंखों से अपना हाथ हटा देती है। सुहानी के हाथ हटाने पर जब युवराज की नज़र उस कमरे पर पड़ती है तो वो उस कमरे को देखकर चौंक जाता है। सुहानी ने पूरे रूम को डेकोरेट करके रखा था। पूरे कमरे में सिर्फ कैंडल्स जल रहे थे और फ्लोर पर सुहानी ने रोज पेटल्स बिछा कर रखा था। सुहानी ने अपने और युवराज के लिए एक डिनर डेट अरेंज किया था। पिछले कुछ दिनों से युवराज काफ़ी परेशान था, इसलिए सुहानी उसे अच्छा फील कराना चाहती थी। ये सब देखकर युवराज कुछ पल के लिए अपना स्ट्रेस भूल जाता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद युवराज की नज़र सुहानी पर पड़ती है, जो रूम को देखकर बहुत खुश हो रही थी। युवराज सुहानी से कहता है, ये सब तुमने किया? सुहानी कहती है, मैंने अकेले नहीं किया, निशा, विवेक और रॉबिन ने मेरी मदद की। ये सुनकर युवराज सुहानी से कहता है, तुमने मेरे बॉडीगार्ड से हमारी डेट अरेंज कराई। सुहानी फिर से चिढ़ते हुए कहती है, मैंने सिर्फ उनकी थोड़ी सी हेल्प ली है और आप मेरा इंटरव्यू बाद में लेते रहना, पहले आप डेट एंजॉय कीजिए। सुहानी इस वक्त अपने अरेंजमेंट से बहुत खुश थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमेशा की तरह वो आज भी वो ब्लंडर ही करने वाली है। रात के 9 बजे थे। सिद्धार्थ एक शमशान के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था कि इस वक्त वो बहुत परेशान है। उसकी नज़र शमशान के अंदर थी। वो देख रहा था कि अंदर एक लाश जल रही है और दृष्टा उस लाश की तरफ तेजी से बढ़ रही है। उसकी आंखों में हैवानियत साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में दृष्टा उस जलती हुई लाश के पास पहुंच जाती है और उसकी जलती लकड़ियों को अपने हाथ से उठाकर फेंकने लगती है। ये करते हुए वो जोर जोर से गुर्रा रही थी। उसके गुर्राने की आवाज़ पूरे शमशान में गूंज रही थी। कुछ ही देर बाद जलती हुई लकड़ियां शमशान में इधर उधर फैली हुई थी। उन लकड़ियों को हटाने के बाद दृष्टा उस लाश को चिता से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद का सीन देखकर डर से सिद्धार्थ की आंखें बंद हो जाती है। वो फौरन अपना मुंह फेरकर दूसरी तरफ देखने लगता है। ये भयानक दृश्य देखकर वो खुद से कहता है, कहीं मैंने इसे शहर में लाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट करें।